हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के प्रिपरेशन के लिए आज की ऑनलाइन क्लास आ चुकी है और आज की ऑनलाइन क्लास में हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सेक्शन के। आप सभी व्यूअर्स की डिमांड थी कि कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न जो है लेकर आए, तो हमने इससे पहले बहुत सारे बेसिक लेवल के जो आपके पास क्वेश्चन थे उसके ऊपर सेशंस बनाए, ठीक है, वीडियोस लेकर आए। तो आज की वीडियो जो है, आज का सेशन जो है एडवांस लेवल के प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि आपको एग्जाम में जो है हेल्प मिल सके। बेसिक से एडवांस हर तरह का एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ऐसे में आप लोगों के लिए नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो आज आपकी क्विक रिवीजन तो होने ही वाली है, साथ में मॉक टेस्ट आपका रहता है लाइव चैट में। लाइव चैट नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, वहां पर आप अपना उत्तर बता सकते हो और बाद में जब ये लाइव प्रीमियर खत्म होगा तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लाइव सेशन। सो फर्स्ट प्रश्न है, Which of the following is not essential component to perform a mail merge operation? मेल मर्ज ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए निम्न में से कौन सा जो है essential component नहीं है? जल्दी बताइए कौन सा जरूरी कंपोनेंट नहीं है? मेन डॉक्यूमेंट नहीं है, डाटा सोर्स नहीं है, मर्ज फील्ड्स नहीं है या फिर वर्ड फील्ड्स नहीं है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो वर्ड फील्ड्स जो है एक ऐसा कंपोनेंट रहता है जो मेल मर्ज ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एसेंशियल नहीं रहता है। बाकी मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स और मर्ज फील्ड्स जो आपके पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब क्वेश्चंस किस तरह से अराइज हो सकता है इसके बारे में पहले विस्तार से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम मेल मर्ज की बात करें तो इसके तीन कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास मेन डॉक्यूमेंट है, डाटा सोर्स है और मर्ज डॉक्यूमेंट। अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रहता है आपके जेईओ का, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेल मर्ज के कितने कंपोनेंट है या फिर जो उसके कंपोनेंट है उसके फंक्शन क्या है। तो मेन डॉक्यूमेंट का जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा मर्ज को कंट्रोल करना, ठीक है। जो आपके पास मर्ज रहेंगे उसको कंट्रोल करना। डाटा सोर्स का जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा इसमें इंफॉर्मेशन कंटेन्स होती है, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास नेम्स, एड्रेस इस फॉर्मेट में रहती है। और जब लास्ट आपके पास मर्ज डॉक्यूमेंट रहता है उसमें जो मर्ज का रिजल्ट रहता है वो रहता है, ठीक है। तो आपको यहां पे याद रखना है कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, ये भी आपको जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस राइट एरो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मूव्स द कर्सर वन वर्ड राइट, मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। देखिए शॉर्टकट कीज जो है वो काफी ज्यादा अहम रोल निभाएगी इस बार एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा जो शॉर्टकट कीज होंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मूव्स द कर्सर वन वर्ड राइट, ठीक है। अगर आपको वन वर्ड राइट कर्सर को मूव करना है तो उसके लिए आप CTRL प्लस राइट एरो जो है यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कर्सर एंड ऑफ द लाइन जो है आपको मूव्स करवाना है तो इसमें आप जो है CTRL प्लस एंड, ठीक है, जो आपके पास की रहती है वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पैराग्राफ में आना है तो अप डाउन कीज जो आपके पास रहती है कंट्रोल के साथ आपको यूज करनी है, ठीक है। अप डाउन एरो जो कीज रहती है वो कंट्रोल के साथ आप जो है वो प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो है फंक्शंस रहते हैं। अगला प्रश्न है, Which operation you will perform if you need to move a block of text? देखिए काफी ज्यादा मजेदार प्रश्न है और आपको आना ही चाहिए, ठीक है। पूछता है यहां पर कि अगर आपको जो है अगर किसी टेक्स्ट के ब्लॉक को जो है मूव करवाना है, ठीक है, तो आपको जो है कौन सा ऑपरेशन जो है परफॉर्म करवाना पड़ेगा? कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, पेस्ट एंड डिलीट, पेस्ट एंड कट। सो जल्दी बताइए लाइव चैट में, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, कट एंड पेस्ट, ठीक है। याद रखना आपको। अब कट एंड पेस्ट करना कैसे है उसके लिए भी शॉर्टकट कीज रहती है। वो कौन सी कीज रहती हैं चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आपको कट एंड पेस्ट किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसको आप जो है मूव करवाना चाहते हो। इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो प्रेस कर देना, इससे आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट तो आपका परफॉर्म हो गया। पेस्ट कैसे करना है वो आपको कैसे करना है ये जान लेते हैं। तो आपको अब जो है वहां पर क्लिक कर देना है जहां पर आपको टेक्स्ट को जो है वो मूव करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको CTRL प्लस V जो है वो प्रेस कर देना है, इससे आपका पेस्ट हो जाएगा। तो कट एंड पेस्ट आपके पास ऑपरेशन जो है वो ब्लॉक जो आपके पास रहता है टेक्स्ट का उसको मूव करवाने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है मजा आ रहा होगा इस लाइव सेशन में, लाइव प्रीमियर में। सो लाइक जरूर कर दें।
अगला प्रश्न है व्हेन ए रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल। जब रेंज जो है सिलेक्ट की जाती है तो आप जो है वो प्रीवियस सेल को जो है कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। इसका भी काफी ज्यादा मजेदार ये प्रश्न है, थोड़े एडवांस लेवल के हैं, ठीक है, तो आपको आने चाहिए, जिन्होंने कंप्यूटर किया है उनको भी आने चाहिए और बाकियों को भी जल्दी से बता दीजिए। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो अब जो है अगर आपको रेंज जब आप सिलेक्ट करते हो तो इस केस में प्रीवियस सेल को एक्टिवेट करने के लिए आपको जो है वो CTRL प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस, याद रखना आपको, प्लस जी आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। प्रेस जब आप करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो प्रीवियस सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब पर किस केस में, जब आपके पास जो है रेंज जो है सिलेक्ट की गई है, ठीक है, सिर्फ उसी केस में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला सेल्स इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड। जल्दी बताइए, हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला सेल्स इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड। एक्सेल का अगर ऑटो कैलकुलेट मोड जो है वो डिसेबल कर दिया गया है तो आप जो है फॉर्मूलाज की वैल्यूज को कैसे अपडेट करोगे, F8 की से, F9 से, F10 या F11 से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, F9 की, ठीक है। तो F9 की अगर आप प्रेस करते हो तो इस केस में अगर आपके पास ऑटो कैलकुलेट मोड जो है वो डिसेबल भी है तब भी आपके पास जो वैल्यूज होंगी फॉर्मूला की वो अपडेट हो जाएगी। अब बाकी जो आपके पास कीज है F8, F10 और F11 उसका क्या फंक्शंस रहता है एक्सेल में वो भी जान लेते हैं। एक्सेल की बात कर रहे हैं तो एक्सेल में उसके फंक्शनिंग जान लेते हैं। अब F8 की बात करते हैं तो F8 आपका जो है वो एक्सटेंड मोड को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो एक्सटेंड मोड या तो ऑफ हो जाएगा या ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा F10 की बात करें तो F10 में आपके पास जो की टिप्स रहती है वो ऑन ऑफ होती है, ठीक है। और F11 की बात करें, ठीक है, F11 में आपके पास जो है वो न्यू चार्ट जो है वो सिलेक्ट होता है, ठीक है, अगर आप जो है न्यू चार्ट को क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डाटा विद अनदर इन शीट। कौन सी शॉर्टकट की है अगर आपको जो है डाटा रिप्लेस करना है किसी अन्य के साथ शीट में, जल्दी बताइए। CTRL प्लस आर, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस एच और कंट्रोल प्लस एफ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखना आपको कंट्रोल प्लस एच की यूज करके आप जो है वो डाटा को रिप्लेस कर सकते हो किसी अन्य के साथ शीट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन क्या होती है स्लाइड की पावर पॉइंट में, आपको बताना है। वर्टिकल होती है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या नन ऑफ अब। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि लैंडस्केप, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लैंडस्केप जो है डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होती है। बाकी उसके बाद आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी करते थे, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह की प्रेजेंटेशन जो है क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, स्लाइड जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी पावर पॉइंट का यहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न आएगा तो वो काफी ज्यादा बेसिक से प्रश्न आएंगे, ठीक है। पावर पॉइंट में से आपको कुछ भी जो है एडवांस लेवल का नहीं पूछा जाएगा, सब बेसिक लेवल के जो आपके पास मेन्यू बार रहता है, फॉर्मेट बार, ठीक है, इसके अलावा स्लाइड शो वगैरह उसमें रहता है, ठीक है, तो उसी में से आपको जो है पूछा जाएगा। तो आपको ये मेन्यू बार जो आपके रहते हैं वो आपको याद रखने हैं, टूल बार आपको याद रखने सभी तरह के, ठीक है। अगला प्रश्न है What layer in the TCP/IP stack is equivalent to the transport layer of the OSI model? कौन सी जल्दी बताइए कि what layer in the TCP/IP stack is equivalent to the transport layer of the OSI model? OSI मॉडल की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके समतुल्य है TCP/IP में कौन सी ऐसी लेयर है? एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, इंटरनेट या नेटवर्क एक्सेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, होस्ट टू होस्ट लेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है विच क्लास ऑफ IP एड्रेस प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम ऑफ ओनली 254 होस्ट एड्रेसेस पर नेटवर्क ID।
प्रश्न समझिए, विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम ऑफ ओनली 254 होस्ट एड्रेसेस पर नेटवर्क आईडी। पर नेटवर्क आईडी पे जो है वो 254 होस्ट एड्रेसेस जो है मैक्सिमम कौन सा आईपी एड्रेस जो है, कौन सी क्लास जो आईपी एड्रेस की प्रोवाइड करवाती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। आपके उत्तर जानना भी जरूरी है, तभी आपका जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट कहलाएगा। तो जल्दी से अपने उत्तर बता दीजिए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लास सी जो है आपके पास, ठीक है, क्लास सी आईपी एड्रेस प्रोवाइड्स करवाती है आपको मैक्सिमम ऑफ ओनली 254 होस्ट एड्रेस पर नेटवर्क आईडी पे, ठीक है। और यहां पर आपको बता दूं कि जो आपके पास क्लास सी नेटवर्क, ठीक है, रहता है आपके पास, उसमें आपके पास सिर्फ 8 बिट्स रहते हैं, ठीक है, डिफाइन करने के लिए, होस्ट को डिफाइन करने के लिए। सो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपका एक टीसीपी आईपी वाला प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 4 लेयर रहती हैं उसको डीओडी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, जो 4 लेयर्स रहती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, जो आपके पास इससे पहले वाला प्रश्न था, ये जो 4 लेयर्स हैं आपके पास, एक एप्लीकेशन होस्ट टू होस्ट और इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस, इसको जो है क्या कहते हैं, डीओडी, ठीक है, डीओडी मॉडल भी कहते हैं। तो समटाइम्स ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, what protocol is used to find the hardware address of a local device। अगर लोकल डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस जो फाइंड करना है तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज करना पड़ेगा, RARP, ARP, IP या ICMP। सो बताइए जल्दी से, काफी ज्यादा मजेदार ये प्रश्न है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ARP, ठीक है। ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको हार्डवेयर एड्रेस जो है लोकल डिवाइस का फाइंड आउट करना है। इसके अलावा RARP की फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपके पास क्या रहेगी, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईपी के तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आप जानते हैं। बाकी आईसीएमपी की बात करें तो आईसीएमपी रहेगी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। आपको सभी की फुल फॉर्म्स याद होना चाहिए, फुल फॉर्म्स भी आपको पूछी जा सकती है। कुछ इस तरह से प्रश्न आता है कि आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर, इस तरह का प्रश्न आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अ कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड्स इन अ रिकॉर्ड इज इंसर्ट, मॉडिफाई, लुकअप और ऑल द अबव। कमांड का बताइए, that lets you change one or more fields in a record is। So the right answer is option B, ठीक है, modify command। modify command जो है आप इस तरह से यूज करते हो, alter table modify column, ठीक है, alter table modify column, और इसके बाद जो है आगे आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न है, the SQL keyword between is used। The SQL keyword between is used, जो आपके पास between keyword रहता है SQL में, वो आपके लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, to limit the columns displayed for ranges as a wild card या फिर none of these is correct। जल्दी बताइए, इनमें से कोई सही नहीं है, उत्तर बता दीजिए जल्दी से। सो इसका सही उत्तर रहेगा बी, ठीक है, फॉर रेंजेस, यानी कि आपके पास जो बिटवीन कीवर्ड आपके पास यूज होता है वो रेंजेस के लिए यूज होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद रिस्पेक्ट टू अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100 रेफर्स टू। को बताना है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के रिस्पेक्ट में जो आपके पास टर्म रहती है 10/100 वो किसके लिए रेफर्स की जाती है, प्रोटोकॉल स्पीड, फाइबर स्पीड, मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड या नन ऑफ द अबव। So the right answer is option C, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकंड। याद रखना आपको, मेगाबिट्स पर सेकंड के लिए जो आपके पास रेफर की जाती है नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, कार्ड के रिस्पेक्ट में, टर्म 10/100। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, Which of the following is प्रोग्राम ग्रुप। प्रोग्राम ग्रुप कौन सा इसमें से, एसेसरीज है, पेंट है, वर्ड है या फिर ये सभी हैं। प्रोग्राम ग्रुप बता दीजिए कौन सा है प्रोग्राम ग्रुप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए,
accessories, ठीक है, accessories इज प्रोग्राम ग्रुप, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है whenever you move a directory from one location to another, जब भी आप जो है एक डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जो है वो मूव करते हैं तो क्या होता है? ऑल फाइल्स इनसाइड द डायरेक्टरी आर मूव्ड, ऑल द सब डायरेक्टरी इनसाइड दैट डायरेक्टरी आर मूव्ड, ठीक है, या फिर द डायरेक्टरी इज मूव्ड, द सोर्स फाइल इज नॉट मूव्ड, या फिर बोथ ए एंड बी। सो इसका उत्तर बताइए जल्दी से, ऑप्शंस पढ़ लीजिए और लाइव चैट में उत्तर बताइए। लाइव प्रीमियर के बाद कमेंट में भी आप बता सकते हैं, जिससे आपका जो है क्विक रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट भी होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 4, यानी कि बोथ ए एंड बी। जो आपके पास, ठीक है, जब भी आप जो है डायरेक्टरी को हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जो है वो मूव करवाते हैं, तो इस केस में जो फाइल्स रहती हैं डायरेक्टरी के अंदर वो तो मूव होती ही होती हैं, बट जो उसी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी रहती है, ठीक है, और उस सब डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स रहती हैं वो सभी जो है वो भी मूव हो जाती हैं। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। फाइल्स मूव होंगी, उसके बाद सब डायरेक्टरी, और सब डायरेक्टरी के बाद डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये आपको जो है इस तरह का पैटर्न जो है याद रखना है। अगला प्रश्न है द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिसाइड्स इन BIOS, जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बताइए। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिसाइड्स इन रैम में रिसाइड करता है, रोम में, CPU में या फिर मेमोरी कैशे में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सॉरी, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, रोम। रोम में जो आपके पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो रिसाइड करता है। तो यहां से जो आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है कौन सी है? इसमें से लिस्ट है, कॉम्बो बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स जो आपके पास वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है? ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है एक तरह की ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट रहता है, ठीक है, ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट रहता है, और जो आपके पास यूजर्स को अलाउ करता है एक फाइल को जो है वो चूज करने के लिए लिस्ट में से, ठीक है, एक वैल्यू को, ठीक है, एक वैल्यू को जो है वो चूज कर सकता है यूजर जो है वो लिस्ट में से। किसकी वजह से? ड्रॉप डाउन लिस्ट की वजह से, ठीक है। ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट रहता है आपके पास, याद रखना आपको। समटाइम्स आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट कौन सा है इसमें से, तो आपको जो है इसका नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट? FTP, SMTP, टेलनेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, SMTP, ठीक है। SMTP जो प्रोटोकॉल है वो आपको ईमेल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट होस्ट के अमंग, ठीक है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। बेसिक सा प्रश्न है बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, ये भी आगे बताऊंगा, ठीक है। ये तो सबको ही मालूम होता है बट फिर भी इसमें काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट दिया गया होता है। तो हाउ मेनी जनरेशन कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5 जनरेशंस, ठीक है। अब ये 5 जनरेशंस यहां से आपकी क्विक रिवीजन होगी। क्विक रिवीजन में आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1946 से 1959 तक चली थी, ठीक है, और इसमें वैक्यूम ट्यूब बेस्ड ये रही थी। अब एग्जाम में आपको जो है यही पूछा जाएगा, ठीक है, यही जो है आपको दो चीजें पूछी जाएंगी। एक तो आपको पूछा जाएगा कि इसका जो पीरियड्स रहा था वो कहां से कहां तक रहा था, और बाकी पूछा जाएगा कि वो बेस किस पे थी, ठीक है। आप जो है चेक कर लेना जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आए तो उसमें इसी तरह का पूछा गया। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। सेकंड जनरेशन 1959 से चली थी 1965 तक, जिसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड थी ये, ठीक है। बाकी थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक चली थी, ये आपके पास जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC बेस्ड थी। और यहाँ पे G4 और G5 जो आपके पास फोर्थ और 5th जनरेशन उसमें
फर्क सिर्फ इतना है जो 1971 से 1980 तक चली थी और बाकी ये VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है और जो आपके पास जनरेशन 5 है वो ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। 1980 से आगे अभी तक जो है वो आपके पास 5वीं जनरेशन कंप्यूटर की चली हुई है और ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये रहेंगी, ये VLSI। तो आपको डिफरेंस याद रखना है, एक VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, एक ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। यूं तो जब आपके पास पूछा जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर ठीक है किसमें जो है इसके बारे में पूछा गया है तो आपको जो है 4th जनरेशन ही रखना है क्योंकि 4th जनरेशन से ही ये स्टार्ट हुआ था 1971 से 1980 के बीच में, ठीक है। तो इसलिए 4th जनरेशन ही आपको सिलेक्ट करना है, बट ULSI और VLSI आपको जो मैंने बता दिए इसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये हमारे प्रश्न थे, बाकी जो है हम अभी डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन, ठीक है। सो इसमें जीके सेक्शन इसलिए भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि जीके के भी तो आएंगे, तो इसीलिए हम जीके सेक्शन भी अभी डिस्कस करेंगे। कुछ ही क्वेश्चन हम जीके के सेक्शन के जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? लौह युग से, पाषाण युग से, कांस्य युग से या इनमें से कोई नहीं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, कांस्य युग से, क्योंकि कांस्य का काफी ज्यादा प्रचलन जो था वो सिंधु घाटी जो सिविलाइजेशन थी उसमें था, ठीक है। तो इसीलिए कांस्य युग जो है उसे कहा जाता है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता से आपको जो है प्रोबेबिलिटी 90% रहती है कि एक प्रश्न जो है वो जरूर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। आधुनिक सभ्यता का जो है वो विकास यहीं से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें से आपको प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको पढ़नी है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, शिल्पवेद निम्न में से किसका एक उपवेद है? अजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या ऋग्वेद का? ये यजुर्वेद रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद, ठीक है। ये अजुर्वेद नहीं है, यजुर्वेद है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो शिल्पवेद जो है आपके पास उपवेद रहता है अथर्ववेद का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चोलों की राजधानी थी तंजौर, कांचीपुरम, उज्जैन या त्रिपुरी? चोलों की राजधानी कौन सी थी? तंजौर, कांचीपुरम, उज्जैन या त्रिपुरी? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तंजौर, ठीक है। जो चोले थे उनकी जो राजधानी थी वो तंजौर थी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर किस साल आक्रमण किया? 1398 में, 1498 में, 1572 में या 1739 में? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1739 में जो है वो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी, लीला सेठ, आशा स्वरूप या शीला कौल? लाइव चैट में काफी तरीके से आप सभी ने जो है वो मॉक टेस्ट दिया, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, आशा स्वरूप, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? आशा स्वरूप थी। अगला प्रश्न है, किस साल में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए? सो द राइट आंसर इज, जल्दी से बताइए, ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, 1971 में, 1972, 1963 या 1961? सो राइट आंसर इज 1972। 1972 में जो है वो शिमला में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है ये हस्ताक्षर किए थे। और ये शिमला समझौता जो था वो 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद जो है वो एक तरह की संधि थी, आपसी संधि थी, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो इसे जो नाम दिया गया वो शिमला समझौता दिया गया, ठीक है। 1972 में ये हुआ था। इसमें काफी ज्यादा प्रावधान किए गए हैं, जैसे निर्णायक जो आपके पास सीमा रहती है, बॉर्डर रहता है, उसके संबंध में कश्मीर पर काफी ज्यादा इसमें जो है वो प्रावधान किए गए, बट वो काफी ज्यादा विस्तार पूर्वक हो जाएगा, ठीक है। सो आप यही याद रखिए, 1972 में जो है शिमला में शिमला समझौता हुआ था। सो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, ठीक है, जिसमें हमने कंप्यूटर के एडवांस लेवल के प्रश्न भी डिस्कस किए। आई होप कि आपको जो है मजा आया होगा। इसके अलावा जो है हमने जीके सेक्शन भी कंप्लीट किया। सो एग्जाम को आपके एक ही दिन बचा है, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है वो एग्जाम से एक रात पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो लेकर आए, ताकि आपको जो है हेल्प मिल सके, क्विक रिवीजन आपकी हो सके। बाकी दोस्तों अपनी फीडबैक जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको जो है ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में।
ठीक है, एडिट करने में, बनाने में, साथ में यहाँ पर जो है लाइव प्रीमियर करने में, और इस तरह के क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लाना भी एक बड़ी बात है। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दीजिए और कमेंट्स अपना जो स्कोर रहा है वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।